अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है। हमारी प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक ग्लैंड को डिस्कस किया था जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड था, और इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट ग्लैंड की वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को थायराइड ग्लैंड के इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? इसमें सबसे पहले हम उसकी लोकेशन को देखेंगे। The thyroid gland is a ductless endocrine gland situated in the anterior front portion of the neck. So अगर थायराइड ग्लैंड की लोकेशन को देखा जाए तो ये हमारे नेक की फ्रंट पोर्शन में या एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जस्ट इंफीरियर टू द लैरिंग्स। और इसकी पोजीशन ऐसी होती है कि ये हमारे लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे करके प्रेजेंट होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द एंटीरियर नेक बिटवीन C5 एंड T1 वर्टिब्रे। सो अगर वर्टिब्रे के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन को देखा जाए तो ये हमारी C5 एंड T1 के दरमियान में प्रेजेंट होता है। अब C स्टैंड फॉर सर्विकल एंड T स्टैंड फॉर थोरेसिक। सो ये सर्विकल वर्टिब्रे नंबर 5 एंड थोरेसिक वर्टिब्रे नंबर 1 के दरमियान में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इसकी शेप। इट रफली रिजेंबल्स द शेप ऑफ बटरफ्लाई। अगर हम इसकी शेप देखें तो इसकी जो शेप होती है वो एक बटरफ्लाई की तरह होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे एक बटरफ्लाई की बॉडी होती है, इसके सेंटर में होता है इस्थमस, और बटरफ्लाई की विंग्स की तरह इसके दोनों लोब्स होते हैं। नेक्स्ट है इसका कलर, वो है रेडिश ब्राउन। वो इसलिए क्योंकि ये हाईली वस्कुलर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट है इसका वेट। इट इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, weighing एन एवरेज ऑफ 25 to 30 ग्राम। सो अगर बात की जाए एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड की तो थायराइड ग्लैंड एक तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का, एंड सेकंड ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था। तो अगर इसकी वेट की बात की जाए तो वो 25 से 30 ग्राम के बीच होता है, और ये फीमेल्स में लार्जर होता है देन मेल्स। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर। द मीडियल रीजन कॉल्ड द इस्थमस। इसमें जो मिडल रीजन होता है इसको हम इस्थमस कहते हैं। इज फ्लैंक्ड बाय विंग शेप्ड लेफ्ट एंड राइट लोब्स, और इसके दोनों साइड में इसके लोब्स प्रेजेंट होते हैं। दिस ग्लैंड हैज 2 लोब्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। और इस लोब्स की पोजीशन ऐसी होती है कि सेंटर बिल्कुल फ्रंट में उसकी इस्थमस बॉडी आएगी, और उसके आगे पीछे रैप किया होगा लेफ्ट राइट हमारी ट्रैकिया को इसके दोनों लोब्स ने। विद ईच लोब मेजरिंग 4 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। उनकी जो लेंथ होगी वो 4 to 6 सेंटीमीटर होगी, और उनकी जो विड्थ होगी वो 1.3 से 1.8 के दरमियान में होगी। इट एनलार्जेस इन प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन। सो वैसे भी ये फीमेल्स में लार्जर होता है, लेकिन प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन में इसका साइज और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। सो ये हमारे थायराइड ग्लैंड और उसकी पोजीशन है लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे C5 और T1 के दरमियान, और हमारी क्लेविकल और स्टर्नम से थोड़ा ऊपर करके। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं उसकी हिस्टोलॉजी में क्या क्या आता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो 2 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। तो इसमें फर्स्ट वन होगा फॉलिक्यूलर एंड नेक्स्ट होगा पैराफॉलिक्यूलर। और इन दोनों सेल्स टाइप ऑफ सेल्स ने क्या करना है, द फॉलिक्यूलर सेल सीक्रेट T3 एंड T4। एक्चुअली हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसने 3 हार्मोन्स को बनाना होता है। एक T3 है, T4 है एंड कैल्सिटोनिन है। तो हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं वो T3 और T4 को सीक्रेट करते हैं। T3 and T4 binds with glycoproteins to form the sticky thyroglobulin, जिसको हम कोलाइड भी कहते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारी थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी, और ये आपको लार्जर जो सेल नज़र आ रही हैं ये हैं हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर क्या बड़ा होता है, थायरोग्लोब्युलिन, या इसको हम कोलाइड कहते हैं, जो कि कैसे बनता है, जब हमारे T3 और T4 ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो वो इस स्टिकी सब्सटेंस को बनाते हैं, जिससे हमारा जो फॉलिक्यूलर सेल है वो पूरा भरा होता है। Most of the thyroid follicles are full of stored glycothyroglobulin colloid. So ये जो हमारे follicular cells होते हैं ये सारे भरे होते हैं हमारी कोलाइड के साथ। पैराफॉलिक्यूलर सेल, या इसको हम क्लियर सेल्स या सी सेल्स कहते हैं, आर फाउंड अमंग द फॉलिक्यूलर सेल्स। सो ये हैं हमारे लार्जर सेल्स जो कि फॉलिक्यूलर सेल्स हैं। इन लार्जर सेल्स के दरमियान में यहाँ पे ये आपको जो स्मॉल सेल्स नज़र आ रहे हैं या क्लियर सेल्स हैं, ये है हमारे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे लार्जर सेल्स यानी फॉलिक्यूलर सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं।
दे पेल स्टेनिंग सेल्स विद अ ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो ग्रेन्युलर होता है, मीन्स कि उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अनलाइक follicular cells, they are not exposed to the follicular lumen। जैसे हमारे follicle cells हमारे follicular lumen से exposed होते हैं, उसके बरअक्स हमारे जो parafollicular cells होते हैं वो उसके lumen से exposed नहीं होते। They secrete calcitonin which help regulating the blood calcium level। So एक टाइप ऑफ सेल टू हार्मोन को रिलीज करेगा, लाइक फोलिकुलर सेल T4 और T3 को सिक्रेट करेगा, एंड सेकंड हमारे पैराफोलिकुलर सेल्स की सिक्रेट करेंगे कैल्सिटोनिन को। और कैल्सिटोनिन का फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। सो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स हैं लाइक T3 एंड T4 है वो कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं थायराइड ग्लैंड में। तो सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन को देखते हैं। एक और बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन इज वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर आवर थायराइड ग्लैंड हेल्थ, क्योंकि आयोडीन की वजह से, उस कंपोनेंट की वजह से ही हमारे T3 एंड T4 ने बनना होता है। सो आयोडीन हमारी डाइट में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोलाइड से बनते हैं हमारे T3 एंड T4। सो हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब हमारे ग्लाइड में प्रेजेंट मिनरल आयोडीन है वो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कौन सी है थायरोग्लोबुलिन से अटैच होगा, तो वो हमारे फॉलिकल्स में सीक्रेट किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, द फॉलोइंग स्टेप्स आउटलाइन द हार्मोन्स असेंबली। सो सबसे पहले क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ TSH टू इट्स रिसेप्टर्स इन द फॉलिकल सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड causes the cells to actively transport iodine across their cell membrane from the bloodstream into the cytosol। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट चीज नोटिस करने वाली है वो है TSH। TSH क्या है, TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाएगा। अब बात ये है कि ये इस हार्मोन को रिलीज होने से पहले भी एक स्टेप आएगा, और वो क्या होगा कि सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर है इन एंडोक्राइन सिस्टम, वहां से रिलीज किया जाएगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो क्या होगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन आएगा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। जब ये हम हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा तो वहां से रिलीज होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस हार्मोन ने क्या करना है, सबसे पहले ये आएगा हमारे थायराइड ग्लैंड के पास, और वहां पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर्स उसकी सरफेस में, और ये रिसेप्टर्स कौन से होंगे, TSH रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले जो हमारा हार्मोन आएगा उसने क्या करना है, आके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना है। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ तक क्लियर होगा कि बाइंडिंग ऑफ TSH टू इट्स रिसेप्टर्स इन द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और ये सेल्स जो हैं, ये रिसेप्टर्स जो हैं, ये किस जगह प्रेजेंट होंगे, फॉलिकुलर सेल्स में। तो सबसे पहले उसने आके बाइंड तो वो हो गया, फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड कॉजेज द सेल्स टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयोडाइड आयंस अक्रॉस देयर सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही वो बाइंड होगा तो हमारे ब्लड वेसल्स जो थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है, वहाँ ब्लड वेसल्स में जो आयोडाइड हो गया वो आ जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड में आने के लिए उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, क्योंकि हर सेल के अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उस सेल्स में आने के लिए उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। ठीक है,
और फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द साइटोसोल। अब साइटोसोल क्या है? साइटोसोल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक लिक्विड है। सो यहाँ ब्लड वेसल्स से ये आ गया फॉलिक्यूलर सेल्स की साइटोप्लाज्म में। ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, पहले इसको इनकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा और ये इनका साइटोप्लाज्म होगा जिसमें साइटोसोल प्रेजेंट है। तो ये पूरी लाइन जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है कि सबसे पहले टीएसएच ने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, फिर क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, ब्लड वेसल से आयोडाइड आयंस को ले लेगा और उसके लिए उसको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर वो उसके साइटोसोल में आ जाएगी। नेक्स्ट है iodide ions then moves to the lumen of the follicle cells that border the colloid। सो अगर यहाँ पे हम सेल फॉलिक्यूलर सेल को देखें तो ये इसका बॉर्डर है या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, फिर उसकी ल्यूमन आएगी और यहाँ सेंटर में हमारा कोलाइड आएगा। तो आयोडाइड मूव करता है उसकी ल्यूमन में, फिर क्या होता है, देयर दी आयंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, और वहाँ पे जो आयोडाइड आयंस आए हैं उनकी ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन क्या है, देयर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। सो उनसे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा। अगर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को याद करें तो ऑक्सीडेशन इज ऑयल। ऑयल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग। इसमें हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। एंड रिडक्शन इज गेनिंग, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। The oxidation of two iodide ions result in iodine। So two iodide ions जो कि हमारी ल्यूमन में आई हैं उनकी ऑक्सीडेशन से एक आयोडीन का मॉलिक्यूल बनेगा। एंड फिर क्या होगा कि जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो जो आयोडीन आयन है वो उसकी ल्यूमन से क्रॉस करके उसकी कोलाइड तक आ जाएगा। In the colloid, peroxidase enzymes link the iodine to the tyrosine amino acids in thyroglobulin to produce two intermediates, a tyrosine attached to one iodine and a tyrosine attached to two iodine। So क्या होता है कोलाइड में कि आयोडीन को लिंक किया जाता है टायरोसिन अमाइनो एसिड से, और फिर क्या होता है, टू इंटरमीडिएट्स बनते हैं। एक होता है MIT, MIT स्टैंड फॉर मोनो आयोडो टायरोसिन, एंड नेक्स्ट होगा DIT, डाई आयोडो टायरोसिन। जैसे कि यहाँ पे भी बताया है कि आ टायरोसिन अटैच टू वन आयोडीन एंड अ टायरोसिन अटैच टू टू आयोडीन। सो ये फर्स्ट है, ये मोनो आयोडो है, मीन्स कि इसमें सिर्फ एक सिंगल आयोडीन है। एंड नेक्स्ट है डाई आयोडो, मीन्स कि इसमें टू आयोडीन प्रेजेंट है। When one of each of these intermediates is linked by the covalent bonds, the resulting compound is triiodothyronine and are thyroid hormones with 3 iodines। फिर क्या होता है कि जब हमारा MIT प्लस DIT के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इससे हमारा T3 बनता है। इसमें 2 आयोडीन और इसमें 1, तो ये मिलके हमारे ट्राईआयोडोथायरोनिन को बनाते हैं जो कि एक थायराइड हार्मोन है विथ 3 आयोडीन। मच मोर कॉमनली 2 कॉपीज ऑफ द सेकंड इंटरमीडिएट बॉन्ड फॉर्मिंग टेट्राआयोडोथायरोनिन, आल्सो नोन एज थायरोक्सिन T4, a thyroid hormone with 4 आयोडीन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड इंटरमीडिएट में भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो DIT प्लस DIT मिलके बनाएंगे T4 को, दो आयोडीन मिलके T4 को बनाएंगे। और इस स्टेप को हम कहेंगे कपलिंग स्टेप, कि जहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट की कपलिंग हो रही है और हमारे हार्मोन्स बन रही हैं। तो सबसे पहले होगा TSH की बाइंडिंग, फिर आएगा आयोडीन ट्रैपिंग, फिर आएगी ऑक्सीडेशन, एंड लास्ट पे होगी उनकी कपलिंग। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप है, दीज हार्मोन्स रिमेन्स इन द कोलाइड सेंटर ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स अंटिल TSH स्टिमुलेट्स। अब बात ये है कि इन हार्मोन्स को रिलीज होने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से आए हुए TSH की बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बाइंड करेगा रिसेप्टर्स के साथ,
तब तक हमारे T4 और T3 रिलीज नहीं होंगे। Their lysosomal enzymes break apart the thyroglobulin colloid, releasing free T3 and T4. क्योंकि T3 and T4 हमारे कोलाइड में प्रेजेंट हैं, तो लाइसोसोमल एंजाइम उन पे एक्ट करेंगे और वो उसको ब्रेक कर देंगे और हमारे T3 and T4 जो है वो रिलीज हो जाएगा, विच डिफ्यूजेस अक्रॉस द फॉलिकल सेल मेम्ब्रेन एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। और फिर इसका रिवर्स होगा जो हमारी आयोडीन के साथ हुआ है कि ये अब हमारे पहले कोलाइड के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। सो यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट है कि कैसे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बनते हैं या सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाया जाएगा। तो ये है ब्लड वेसल्स, फॉलिकुलर सेल्स एंड कोलाइड। तो सबसे पहले हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आके थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना है इन फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, जैसे ही वो उनसे बाइंड करेगा तो क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स में जो आयोडाइड आयंस हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स में विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड इम्पोर्टर। फिर यहाँ पे फॉलिक्यूलर सेल्स में जब हमारे आयोडाइड आयंस आएंगे तो वहाँ पे जाके उनकी ऑक्सीडेशन होगी इनटू आयोडीन। फिर जैसे उनकी ऑक्सीडेशन होंगी तो हमारे आयोडीन आयन मूव कर जाएंगे हमारे कोलाइड में और वहाँ पे जाके टायरोसिन अमाइनो एसिड यानी थायरोग्लोबुलिन के साथ वो एक्ट करेंगे और फिर 2 इंटरमीडिएट्स आएंगे, एक है MIT या मोनो आयोडो टायरोसिन और एक है DIT यानी डाई आयोडो टायरोसिन। और फिर इनकी कपलिंग से हमारे T3 एंड T4 बनेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे हार्मोन्स की रेगुलेशन की कैसे उनका जो लेवल है वो हमारी बॉडी में मेंटेन किया जाता है एट होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टार्ट किया जाता है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट कंट्रोल सेंटर, जो कि कौन सा है, हाइपोथैलेमस। इसने तकरीबन हर ग्लैंड को कंट्रोल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाएगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो आएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और वहाँ पे आके उसने क्या करना है, रिलीज करवाना है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आना है थायराइड ग्लैंड में और ऑफ कोर्स वहाँ पे आके उसने क्या करना है कि रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करवा के T3 एंड T4 को रिलीज करवाना है। अब ये T3 एंड T4 रिलीज होंगे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे इनके फंक्शंस को परफॉर्म करवा दिया जाएगा तो इनका जो लेवल है अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो एक मैसेज जाएगा या कह ले कि एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस के पास कि अब तुम TRH की जो सिक्रेशन है उसको कम कर दो। फिर जैसे ही इसकी सिक्रेशन कम होगी तो इवेंचुअली इस साइकिल के थ्रू इनकी सिक्रेशन भी कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारी बॉडी या ब्लड में हमारे हार्मोन्स की रेगुलेशन की जाती है। सो इंट्रोडक्शन, सिंथेसिस, रेगुलेशन के बाद अब हम हार्मोन्स की फिजियोलॉजी या उसके फंक्शंस को देख लेते हैं। The thyroid hormone T3 and T4 are often referred to as a metabolic hormone because their level influence the body basal metabolic rate. And what is body basal metabolic rate? The amount of energy used by the body at rest. ये वो energy है जो कि हमारी body meals के बाद या rest करते वक्त यूज करती है। इनके T3 एंड T4 जो हैं ये हमारे मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, एसेंशियल है। And next is when T3 and T4 bind to intracellular receptor located on the mitochondria, they cause an increase in nutrient breakdown and the use of oxygen to produce ATP. So जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ये बाइंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ATP प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। In addition, T3 and T4 initiate a transcription of gene involved in the glucose oxidation. ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाता है, ग्लूकोज की यूजेज इंक्रीज करवाता है। Although these mechanisms prompt cell to produce more ATP, the process is inefficient and an abnormally increased level of heat is released as a byproduct of these reactions. So इन सारे रिएक्शन जो कि हमारी ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसके रिजल्ट से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी हीट होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दिस सो कॉल्ड कैलोरोजेनिक इफेक्ट, जिसको हम कहेंगे कैलोर मीन हीट, रेजिस बॉडी टेम्परेचर। सो क्या क्या होता है, एक ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक
रेट को इंक्रीज करवाता है, हमारे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करवाता है, एटीपी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है और ये हमारी बॉडी हीट को भी इंक्रीज करता है। एडिक्वेट लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस और मसल ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारी फीटल एंड चाइल्डहुड टिश्यू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। दे आर एसेंशियली क्रिटिकल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम बोथ इन यूट्रो एंड अर्ली चाइल्डहुड, एंड दे कंटिन्यू टू सपोर्ट न्यूरोलॉजिक फंक्शन इन एडल्ट। सो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट है T3 एंड T4। Finally, thyroid hormone increase the body sensitivity to catecholamines from the adrenal medulla by upregulation of receptors in the blood vessels. So catecholamines, epinephrines and norepinephrines हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो ये हमारी बॉडी की इन न्यूरोट्रांसमीटर्स या कैटेकोलामाइंस के लिए सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। तो अगर उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, हार्ट के जो वर्क लोड होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देते हैं। लास्ट जो सेकंड हार्मोन है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज किया जाता है वो है कैल्सिटोनिन। दिस हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैराफोलिक्यूलर और सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड। तो ये सेकंड टाइप ऑफ सेल्स यानी पैराफोलिक्यूलर सेल से रिलीज किया जाता है, जिनको हम क्लियर सेल्स या सी सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन बोन सेल्स एंड द किडनी टू रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स व्हेन दे आर रेज्ड। सो हमारी ब्लड में जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर देता है तो ये हमारी बोन और किडनी में एक्ट करते हैं ताकि जो कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ है उसको बैक टू नॉर्मल लाया जा सके। इट प्रमोट स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन बोन्स एंड इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रिनल रिब्यूल। और ये कैसे करता है कि बोन से ये हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है और इस तरह ये हमारी बोन्स के लिए भी वेरी हेल्पफुल होता है, उनकी हेल्थ के लिए भी। एंड सेकंड, हमारी किडनी से ये कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है ताकि जो कैल्शियम हमारी फिल्ट्रेट में गया था वो बैक हमारी बॉडी में या हमारी ब्लड स्ट्रीम में ना आ जाए और फिर जो हाई लेवल है वो और हाई ना हो जाए। तो इस तरह हमारे जो कैल्सिटोनिन है ये हमारी ब्लड में कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करता है। तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड, उसके फंक्शन, उसके हार्मोन और उनके सिंथेसिस और रेगुलेशन। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सपोर्ट मी।